समरी पॉइंट्स को कवर करते हैं फिजिक्स के चैप्टर 1 के। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड बल्क मैटर। ये तो पता ही है हमें कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड बल्क मैटर को डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और ऊपर से एटम्स में क्या क्या चीजें हैं, उसमें चार्ज कितना है, उसमें मास कितना है, और वो किस तरीके की मैग्नेटिक फोर्सेस शो करती है, ये सारी चीजें हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स ही बता पाते हैं। फ्रॉम सिंपल एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रैक्शनल फ्रॉम सिंपल एक्सपेरिमेंट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के एक पता लगा सकता है कि जो चार्जेस हैं, हमें भी पता है कि जो चार्जेस होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। नाउ जो लाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि ये 2 चार्जेस जो होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज तो हमें पूरे चैप्टर में पता है। द चार्जेस, पहली बात, जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस हैं अट्रैक्ट करेंगे। बाय कन्वेंशन, इस चीज का यूज करके जो चार्ज ग्लास रॉड पे आता है, वो चार्ज जो सिल्क से आता है, सिल्क से जो ग्लास रॉड पे चार्ज आता है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। और अगर एक प्लास्टिक रॉड को रब किया जाता है किसी फर पे, और प्लास्टिक रॉड पे तब कौन सा आ जाता है, देन दैट ऑन प्लास्टिक रॉड रब्ड विद फर इज देन नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है अगर रब करते हैं फर पे। सिल्क पे करते हैं तो पॉजिटिव आता है ग्लास रॉड पे, और फर से करते हैं तो नेगेटिव आता है। कंडक्टर्स अलाउ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम। ये लाइन हम लोग ऑलरेडी अपने चैप्टर में पढ़ते हैं, और चैप्टर में ये लिखा होता है कि चार्जेस ऑन कंडक्टर, चार्ज जो होता है कंडक्टर पर वो रीडली बहुत तेजी से एंटायर सरफेस पर क्या कर जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। वही लिखा है कि कंडक्टर्स मूवमेंट करवाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की अपने अंदर, इंसुलेटर्स नहीं कराते ऐसा। इंसुलेटर्स के लिए लिखा हुआ है इन कॉन्ट्रास्ट इफ सम चार्ज इज पुट ऑन insulator it stays at the same place. In metals, mobile charges, mobile मतलब movable charges are electrons. मेटल्स के अंदर मूवेबल चार्जेस, जो चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ मूवमेंट शो कर रहा है मेटल्स के अंदर, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। इन इलेक्ट्रोलाइट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर मोबाइल। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, दोनों ही आयंस कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। इलेक्ट्रिक चार्ज हैज 3 बेसिक प्रॉपर्टीज, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्ज की। चार्ज क्वांटाइजेशन शो करता है, क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। चार्जेस एडिटिव होते हैं नेचर में, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्ज की, जो हर किसी को पता होनी चाहिए। क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी, जो टोटल चार्ज है बॉडी पर, इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम चार्ज ई। ई का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। अब वो कितना भी हो सकता है, n टाइम्स हो सकता है मान लेते हैं, तो Q इज इक्वल टू एन ई। ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट कर रहा है। n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, +-1 +-2, ठीक है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव चार्जेस +e एंड -e रेस्पेक्टिवली, है ना। फॉर मैक्रोस्कोपिक चार्जेस, बहुत मैक्रोस्कोपिक चार्जेस के लिए, फॉर विच n की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, मैक्रोस्कोपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड, क्योंकि n की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसकी क्वांटाइजेशन चार्ज की इग्नोर की जा सकती है, ठीक है। मतलब क्या कि E की वैल्यू अगर पॉइंट में आ रही है, मतलब एन ई मल्टीप्लाई करके अगर पॉइंट में आ रहा है, 10⁻20 आ रहा है, तो ये तो भाई बहुत इनफाइनाइट ही हो गया ना, मतलब। तो इसको हम पॉइंट वाले को कंसिडर कर लेंगे, एक नंबर पर्टिकुलरली होल नंबर कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। Additivity of electric charges means कि total charge of a system in the algebraic sum of sum taking into account of proper signs, मतलब जैसे कि प्रोटॉन
काफी सारे प्रोटॉन्स थे, तो n टाइम्स प्रोटॉन, तो मतलब हम इसका सम ही तो कर रहे हैं, प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, प्रोटॉन्स माना है ये हमने अगर, तो हम चार्जेस को एडिट कर सकते हैं, मतलब एडिटिविटी शो करते हैं, मतलब एडिशन कर सकते हैं चार्जेस का। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब हो गया दैट टोटल चार्ज जो है आइसोलेटेड सिस्टम का अनचेंज रहता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इलेक्ट्रिक चार्जेस जितने पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम में है। दिस मीन्स दैट व्हेन बॉडीज आर चार्ज थ्रू फ्रिक्शन, जब बॉडीज को फ्रिक्शन के जरिए चार्ज किया जाता है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बट नो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्जेस। फ्रिक्शन के केस में जो चार्जेस का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, लेकिन नया चार्ज तो नहीं बनता, ना ही नया चार्ज डिस्ट्रॉय होता। अभी हम देख के आ रहे हैं सिल्क से रब करने पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रही है, तो जो पॉजिटिव चार्ज सिल्क के अंदर होगा वो इसके अंदर आ गया होगा, और ग्लास रॉड का जो नेगेटिव चार्ज है वो सिल्क के ऊपर आ गया होगा। नया चार्ज नहीं बना है, नया चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होता है। यही बात लिखी है कि चार्जेस हमेशा कंजर्व रहेंगे, ना नया चार्ज बन सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 is proportional to the product Q1 Q2 and inversely relation होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम सेपरेटिंग देम। इसको हम लिखते हैं ऐसे, पहली बात इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा कौन? कूलम्ब्स लॉ। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर्स। फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू रहती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, वेयर R21 ये जो है हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ऐसे लिखेंगे इट्स अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Q1 टू Q2, Q1 से Q2 की तरफ। एंड K जो होता है इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर में -12 इंटू 10 की पावर में -12। इन SI यूनिट्स द यूनिट ऑफ चार्जेस कोलम, जो SI यूनिट में अगर हम बात करें चार्ज की SI यूनिट इज कोलम, एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी है, ऐसे ही K की वैल्यू भी हमें दे रखी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो रेशियो है इलेक्ट्रिक फोर्स का एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या आता है? 2.4 इंटू 10 की पावर 39। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारे ऑलरेडी नीट PYQ में आ रखा है, डायरेक्टली उठा करके पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो बता दो ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं 2.4 इंटू 10 की पावर 39, 2.4 इंटू 10 की पावर 39। डायरेक्टली रिजल्ट याद रखोगे, कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ेंगी। कैसे किया है इसको? इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लिखते हैं? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिखते हैं। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स G M1 M2 MEM अपॉन R स्क्वायर लिखते हैं, या M1 M2 लिख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए बोल रखा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिखा हुआ है, ये कैंसिल हो गया। और हमसे क्या पूछा था? रेशियो पूछा था, तो K Q स्क्वायर लिख सकते हैं, चार्ज तो दोनों का सेम है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, लेकिन मास डिफर करता है, तो GME MP बराबर इन लोगों ने डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट करके लिख सकती है 2.4 इंटू 10 की पावर में 39। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहलाता है? सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या कहलाता है? लेट अस सी। सुपरपोजिशन, the principle is based on the property that the forces with which two charges are attracted or repel each other are not affected by the presence of the third or more additional charges. For an assembly of charges Q1 Q2 Q3, the force on any charge say Q1 is vector sum of the force Q1 due to Q। क्या बोल रहा है अभी हम सुनेंगे इसको अच्छी तरीके से। द फोर्स ऑन Q1 टू ड्यू टू Q3 एंड सो ऑन,
For each pair, the force is given by the Coulomb's law for two charges stated earlier. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कहता है ये Q1 चार्ज था, Q2 चार्ज था, मैंने ला करके यहाँ बीच में Q3 चार्ज रख दिया, तो क्या फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? मान लेते हैं जब Q1 था, Q2 था, तब F था, जब Q3 आ गया तो F डैश मान लेते हैं। ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि तीसरे चार्ज के आने की वजह से कोई अफेक्ट नहीं पड़ता फोर्स पर पहले वाले के। Q1 Q2 का जो फोर्स पहले था वो अभी भी इन दोनों का वही रहेगा। अगर डिस्टेंस वगैरह सब सेम है तो कांस्टेंट रहेगा, फोर्स Q3 के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर Q3 Q2 के बीच में देखेंगे तब फोर्स चेंज होगा, Q1 Q3 के बीच में देखेंगे क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, चार्ज की वैल्यू भी चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई। यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। Now the electric field E at any point at a point due to charge configuration is force on a small positive test charge. टेस्ट चार्ज को छोटा ही लेते हैं, स्मॉल चार्ज लेते हैं, वरना वही बिहेव करने लग जाएगा ऐसा बड़ा वाला चार्ज, तो वो अपनी प्रॉपर्टी शोज करने लग जाएगा। At that point, divided by the magnitude of the charge, electric field due to a point charge क्या होती है? KQ by R square। मतलब K की वैल्यू उन्होंने 1/4 एप्सिलॉन नॉट ली है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर Q, तो इसको K Q अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं। पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है? KQ या फिर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये कैसे रहती है? पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड रहती है। पॉजिटिव एक स्फेरिकल स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज कर रहा है कैरी, तो ये रेडियली आउटवर्ड निकल रही होगी, 90 डिग्री इसका एंगल बना के निकल रही होगी, रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल रही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी। रेडियली इनवर्ड्स के लिए Q इज नेगेटिव, लाइक कोलम फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो सेटिस्फाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। नाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो अभी हमने बनाई थी यो करके, वो उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। Is a curve drawn in such a way that tangent इसका at each point on the curve gives the direction of the electric field to that point। मान लेते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज से निकली हुई फील्ड लाइन है, इसका टेंजेंट जो है, इसका जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है। The relative closeness of electric field lines indicates the relative strength of electric field at different position. They crowd near each other in regions strong electric field कहलाएगी, अगर far apart है तो weak electric field कहलाएगी। कैसे? जैसे कि इस तरीके से फील्ड लाइंस आ रही थी इन अ गिवन एरिया, ये पर्टिकुलर गिवन एरिया है, ये पर्टिकुलर गिवन एरिया है, ये A1 जो है A2 के बराबर है मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी फील्ड लाइंस दिख रही हैं हमें? यहाँ पे कितनी टोटल फील्ड लाइंस हमें दिखी? 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, बट यहाँ पे तो हमें 2 ही फील्ड लाइंस दिखी। मतलब जितना ज्यादा क्राउड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जो लाइंस निकली हुई है ये EFL है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जितना ज्यादा क्राउड एक पर्टिकुलर एरिया में होगा उतनी अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, उतनी अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। रिलेटिव क्लोजनेस उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ही बताएगी कि कौन सी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूर अगर लाइंस पाई जाएंगी तो फिर दे आर वीकर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वीक होगी। इन रीजन्स ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म स्पेस्ड पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। क्या? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर क्या रहेगी? कांस्टेंट रह रही है, तो वो हमारी पैरेलल लाइंस शो कर रही होगी। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस आर कि फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक, कोई भी ब्रेक्स आपको पॉइंट मिलेंगे नहीं। टू फील्ड लाइंस अपने आप को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, वरना वो 2 डायरेक्शंस देंगी। हम टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो वो 2 डायरेक्शंस देने लगेंगी, विच इज नॉट पॉसिबल।
सिर्फ एक डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, जो हम टेंजेंट से ड्रॉ कर करके निकाल सकते हैं। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शंस दे देंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स पॉजिटिव से निकलती हैं, टर्मिनेट करती हैं किसमें, नेगेटिव में, एंड एंड करती हैं नेगेटिव में, मतलब नेगेटिव के अंदर आ रही होंगी, पॉजिटिव से निकल रही होंगी। दे कैन नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, कभी भी वापस नहीं आएंगी फील्ड लाइंस, चलती चली जाएंगी स्ट्रेट लाइन में या कर्व्स में चलती चली जाएंगी विदाउट एनी ब्रेक्स। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक तरफ प्लस क्यू होता है, एक तरफ माइनस क्यू होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से बनता है एक डाइपोल, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस मान लेते हैं, एनसीईआरटी 2a मान के चलती है, जिससे इजी हो जाता है, जिससे हम ए करके एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और इक्वेटोरियल का। नाउ इट्स डाइपोल वेक्टर पी कैसे जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, हैज मैग्नीट्यूड 2qa। डाइपोल का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, पी जो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, ये हम केमिस्ट्री में 11th में पढ़ रखे हैं। चार्ज इसमें कितना है, क्यू है, डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस ऑफ ए है, इसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी यानी कि डाइपोल मोमेंट दे रखा है 2qa इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल एक्सिस, माइनस क्यू से क्यू की तरफ जा रहा है, माइनस क्यू से क्यू की तरफ जा रहा है। नाउ फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन पर होने की वजह से क्या आता है, माइनस केपी बाई आर क्यूब, माइनस केपी बाई आर क्यूब होता है जब आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी ए से। ए को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस केस में, लेकिन जब ए की वैल्यू ही बड़ी है, मतलब दोनों को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, तब क्या रहेगी, माइनस केपी बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2 रहेगी। तब क्या रहेगी, होल 3/2 रहेगी। जब ए की वैल्यू कम हो जाएगी बहुत ज्यादा, तब ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। नाउ एक्सियल के लिए क्या रहेगा, एक्सिस पे जो होगी उस पे हमारी रहती है माइनस नहीं, इस केस में तो के पी बाई आर क्यूब रहती है, ये तब रहेगी जब आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी ए से। जब आर की वैल्यू कम होगी तब यहाँ पर प्लस आया था, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ 3/2 आया था, यहाँ 2 आ जाएगा। कैसे, 2kp बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, होल का स्क्वायर करेंगे ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2kpr स्मॉल आर मतलब वही जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर है ना, तो स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो 2kp स्मॉल आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है एक्सियल पर ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यहाँ पे 1/r⁻³ डिपेंडेंस ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी नोटेड इन कॉन्ट्रास्ट टू 1/r² डिपेंडेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या कह रहा है ये पॉइंट, हमने E ड्यू टू पॉइंट चार्ज अभी ऊपर पढ़ा था kq/r², तो E की डिपेंडेंसी यहाँ पे आ रही है 1/r²। बट अगर हम एक्सियल का केस देखते हैं तो एक्सियल के केस में या फिर इक्वेटोरियल के केस में E जो है 1/r³ आ रहा है, मतलब यहाँ पे डिपेंडेंसी डाइपोल के लिए चेंज हो रही है और पॉइंट चार्ज के लिए चेंज हो रही है E की वैल्यू की डिपेंडेंसी। नाउ इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, एक डाइपोल एक्सपीरियंस करता है टॉर्क। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से डाइपोल क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E यानी कि PE साइन थीटा होता है, टॉर्क P क्रॉस E होता है, बट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स, नेट फोर्स कोई नहीं होता, टॉर्क की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। फ्लक्स क्या होता है, जब हम स्मॉल एरिया में स्मॉल एरिया या DA ले सकते हैं, EDA, इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्लक्स मिल जाता है। फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया सेगमेंट मान लेते हैं डेल्टा एस, इसका एरिया है, तो E डॉट डेल्टा एस। नाउ जो डेल्टा एस है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एलिमेंट एंड एन जो है नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट है, विच कैन बी कंसिडर्ड प्लेनर फॉर सफिशिएंटली स्मॉल डेल्टा एस फॉर एन एरिया एलिमेंट ऑफ ए क्लोज्ड। ये बेसिकली ये बोल रहा है कि हम जो फ्लक्स है डेल्टा फाई
से डिनोट करते हैं। इसको ई डॉट डेल्टा एस से कैलकुलेट किया जा सकता है। वोल्ट मीटर इसकी एसआई यूनिट होती है, वोल्ट मीटर। नाउ गॉस लॉ से क्या है गॉस लॉ? फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एस is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by S. The law is especially used in determining electric field when the source of distribution has simple symmetry. अगर simple symmetry है तो हम गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं। Thin infinitely long straight wire of uniformly linear charge density अगर हम लें तो गॉस लॉ की वैल्यू हो जाएगी k lambda 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। अब यहाँ पे ये क्या था? लेमडा है ये, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर इसको मैं के के टर्म्स में लिखना चाहती हूँ तो ऊपर रहेगा 2k एप्सिलॉन नॉट आर, 2k lambda by epsilon naught, ठीक है। Where r is the perpendicular distance of the point from the wire and n is the radial unit vector in the plane normal। अब ये याद रखना है, थिन इनफाइनाइटली रॉड की वजह से क्या रहता है? थिन इनफाइनाइटली रॉड की वजह से 2k lambda by r रहता है। थिन इनफाइनाइटली रॉड की वजह से लीनियर चार्ज डेंसिटी में E की वैल्यू रहती है क्या? 2k lambda by r, 2k lambda by r। और इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट है अगर तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर थिक शीट है, इनफाइनाइट थिक शीट है, तब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रहती है। बट हमें ये वाला याद रखना है बिकॉज ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट वाला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। थिन स्फेरिकल शेल है, थिन स्फेरिकल शेल है ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है अगर थिन तो E की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अगर R की वैल्यू लेस देन कैप, मतलब E की वैल्यू जैसे कि एक स्फेरिकल शेल मान लेते हैं, हमने माना ये है, ठीक है, ठीक है, ये है, तो इसके अंदर E की वैल्यू 0 रहेगी। बाहर बाहर अगर यहाँ सरफेस की बात करते हैं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही, कैपिटल आर स्क्वायर अगर ये डिस्टेंस आर है, और अगर ये स्मॉल आर डिस्टेंस है तो ये रहेगी के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। यही ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, आर कोई से भी डिस्टेंस हो सकता है, और क्यू इज द टोटल चार्ज ऑफ द शेल, और शेल का जो क्यू क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। क्यों? क्यू बाई एरिया इज इक्वल्स टू सिग्मा, तो क्यू इंटू एरिया सिग्मा मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज एस दो द total charge is concentrated at the center. The same result is true for a solid sphere of uniform volume charge density. The field is 0 at all points inside the shell. With this ये हमारे complete होते हैं। Points to ponder भी हम complete करेंगे next वीडियो में। Till then, take care, bye bye.